इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। कुलदीप सेंगर को अब जमानत नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। इससे पहले शनिवार को बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ रेप पीड़िता दिल्ली में सीबीआई ऑफिस पहुंची, जहां उसने बेल के खिलाफ एप्लीकेशन दी। 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा को रद्द कर दिया था, जो 2017 के उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, यह कहते हुए कि वह पहले ही 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुका है। विक्टिम के चाचा का एडवोकेट हूँ। तो अभी सीबीआई के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। संतुष्ट हैं इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कर रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेज में उनको फंसा के रखा गया है। उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं, जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और सेंगर को एक और बड़ा झटका यहां पर मिला है। क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए पुष्पेंद्र, कुलदीप सिंह सेंगर को एक बड़ा झटका लगा है। एचसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अब जो जमानत है उसको जो रद्द करने की बात है उसको रद्द कर दिया है और पॉस्को एक्ट के तहत जो अब केस है वो लगातार शुरू से चलेगा। कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ गई हैं और खुला आसमान जो है अब वो कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं नसीब होगा। एचसी रद्द करते हुए जमानत दे दी थी। उसके बाद कई सारे प्रकरण देखने को मिले और जो पीड़िता है वो स्वयं जंतर मंतर में दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही थी। उनके साथ अन्य महिलाएं, उनकी मां और उनकी वकील भी नजर आई। वहीं दूसरी ओर कल की अगर तस्वीरों की बात करें तो आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर की तख्तियां लेकर के सपोर्टर्स भी पहुंचे। इन सब चीजों के बीच में जो सीबीआई है वो एचसी पहुंचती है और साफ तौर से कहती है कि जो एचसी की कार्रवाई है, एचसी की कार्रवाई सही नहीं है और वो पॉइंट्स जो है उसका उल्लेख किया जाता है और जो पॉइंट्स का उल्लेख एचसी के सामने करती है तो कहीं ना कहीं अब एचसी यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरा एक्शन मोड में आती है और जो एचसी का फैसला है वो बदल जाता है। यानी हाई कोर्ट का जो फैसला था जमानत का जमा करने का, रद्द करने का, वो देखिए पूरी तरीके से पलट जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ जाती हैं और तमाम आंखें क्योंकि दिल्ली की ओर नजर लगाई थी, जुडिशल जो सिस्टम है उसकी ओर नजर लगाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं
अब तस्वीरों में बिल्कुल साफ है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो खुला आसमान है वो देखने को नहीं नसीब होगा। और अब जो फैसला एचसी का था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया है। उस पर बिल्कुल अनुराग, और रेप पीड़िता के साथ महिला कार्यकर्ता भी और कांग्रेस महिला कार्यकर्ता भी लगातार उनके साथ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। अगर हम इसमें राजनीतिक एंगल खंगालने की कोशिश करें तो क्या कुछ हलचल मची हुई है, क्या कुछ बयानबाजी सामने आ रही है? जी देखिए पुष्पेंद्र, जैसे ही एचसी का फैसला आया था तो उसके बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो पांगरमऊ सीट से आते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में वहां पर रहे, विधायक रहे और एक इतिहास जो है बीजेपी के साथ जुड़ता है। ऐसे में जो बीजेपी है, बीजेपी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे। लोक चर्चाओं में खासतौर पे जो विपक्ष है वो बता रहा था कि देखिए रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं जो जिनकी अब सजा भी माफ हो गई, तो तमाम देखिए तंज हुए, तमाम बातें कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी कि अगर कहीं कोई फैसला हाईकोर्ट से भी गलत तौर पे आया है, क्योंकि सीबीआई ने जो गलत पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स जिनको लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली, उन पॉइंट्स का उल्लेख किया और एक के बाद एक सीबीआई ने उन पॉइंट्स को बताया सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का फैसला है उसे बदल कर रख दिया। तो देखिए राजनीतिक पारी तो एक और चल ही रही थी, क्योंकि बीजेपी से कुलदीप सिंह सेंगर के तार जुड़ते हैं और बीजेपी से एमएलए भी रहे हैं बांगरमऊ विधानसभा सीट पे उन्नाव में। तो तस्वीरों में देखिए अगर राजनीतिक एक और है तो वहीं दूसरी और जुडिशरी भी है, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बदल दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर की वापस से मुश्किलें बढ़ गई हैं और जो राजनीति एक नई प्रकार की शुरू हो रही थी बयानबाजी के तौर पे, वो बयानबाजी पर भी लगाम लगता है, देखने पुष्पेंद्र मिलेगा। ठीक है अनुराग, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। कुलदीप सेंगर को एक और झटका यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगा है। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आम लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं आपको बता दें कि भीषण ठंड में आम जनमानस से सीएम योगी ने खुद संवाद किया और हर शिकायत को गंभीरता से लेने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतलाम जिले के जावरा में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र को बड़ी विकास सौगात दी है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने 145 करोड़ की लागत से 33 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जनता को समर्पित किया। बता दें कि इन विकास कार्यों से जावरा सहित आसपास के क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। वहीं किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम ने सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत 810 करोड़ की राशि को 3,77,000 किसानों के खातों में सीधे अंतरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने और हर क्षेत्र में संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अनुभवी नेता हैं और उनका बयान सही है। राजभर ने कहा कि दिग्विजय सिंह का तर्क यह है कि आरएसएस के लोग धरातल पर काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के लोग केवल दिल्ली में काम करते हैं और जनसंपर्क या धरातल पर सक्रिय नहीं है। राजभर के अनुसार यह तुलना संगठन कार्य और जनता से जुड़ाव को लेकर की गई है। माननीय दिग्विजय जी मजे मजाए नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया है तो वो सही बयान दिया है कि उनका कहने का तर्क ये है कि आरएसएस के लोग धरातल पे काम कर रहे हैं पार्टी को बढ़ाने के लिए। इस नाते उन्होंने प्रशंसा की है। कांग्रेस के लोग दिल्ली में काम करते हैं, धरातल पे काम नहीं करते। वो कमरे में, इस कमरे में बंद होकर के कमरे से सरकार बनाना चाहते हैं। ये दुर्गति के कारण है। वहीं दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के, वो उनके बयान पर आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो अलकायदा की तरह है, उससे कुछ सही नहीं सीखा जा सकता। देखिए, कुछ लोग सच को सच कहने की आदत नहीं है।
कुछ लोग हैं धरती पर जो सच को सच कहते हैं। तो माननीय दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो सच कहा है। आज आरएसएस की देन है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उनके कामों, मेहनत, परिश्रम के बल पे नहीं है। आरएसएस ने मेहनत किया, भाजपा मेहनत किया, तो आज देश में सरकार है। उसी बात को दिग्विजय जी कहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी ने आगामी चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सुकांता मजूमदार ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से हटा देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। गृह मंत्री जी आज पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। बहुत ही हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए इसमें बहुत ही हौसला बढ़ाने वाला कार्यक्रम होता है जब भी आदरणीय गृह मंत्री जी आते हैं। और उसके साथ साथ उनका बहुत सारा प्रोग्राम रहता है। कुछ मीटिंग रहेगा, कुछ इंटरनल मीटिंग रहेगा, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आपके साथ तो शेयर हो ही जाएगा कहाँ कहाँ जाएंगे। तो लगभग आपको मैं मोटा मोटा इतना बोल सकता हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री सबके ऊपर है। इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बार 2026 के असेंबली इलेक्शन की प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर चुकी है और इनके नेतृत्व में हम इस बार ममता बनर्जी की सरकार को, जो सरकार देश विरोधी सरकार है, जो सरकार जनता विरोधी सरकार है, जो सरकार युवा और किसान विरोधी सरकार है, इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। रायपुर में कवि कुमार विश्वास ने बांग्लादेश में जारी अशांति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है और भारत सरकार को इस मामले में कठोरता से संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही होगी, लेकिन कुछ लोग हर घटना पर विलाप करते हैं। कुमार विश्वास ने दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब किसी अल्पसंख्यक को भीषण तरीके से जला दिया जाता है तब कई लोग चुप रहते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस गंभीर मुद्दे पर पूरा विश्व संज्ञान लेगा और पीड़ितों के प्रति संवेदना दिखाएगा। दुखद है और भारत सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, कठोरता के साथ लेना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार सोच भी रही होगी। पर मैं पूरे विश्व के उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो किसी भी एक छोटी सी घटना पर या बड़ी घटना पर, मनुष्य की हानि तो हानि है, बहुत अधिक विलाप करते हैं। भारत में भी एक बड़ा वर्ग है जो बहुत अधिक इन बातों पर विलाप करता है। उन्हें वहां के एक युवा नेता की अज्ञात हमलावरों द्वारा होने वाली हत्या पर तो चिंता है। मथुरा के गांव नंगला नेता में रविवार देर रात चुनावी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। पुराने विवाद के चलते दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद मारपीट और फायरिंग हुई। इस घटना में दो सगे भाई अनिल और राधाकृष्ण गोली लगने से घायल हो गए। राधाकृष्ण के सिर में गोली लगने से अस्पताल में मौत हो गई, जबकि अनिल गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। थाना जैत के अंतर्गत नंगला नेता गांव के अंतर्गत एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल हमारे पुलिस फोर्स थाना की पहुंची है और वहां पर ये प्रकाश में आया कि एक पक्ष उदयवीर है और दूसरा पक्ष नरेश है, जिनका घर आमने सामने है। इन पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और फायरिंग हुई है, जिसमें कि जो कि राधाकृष्ण नाम का लड़का है, ये कहते सर में गोली लगने से घायल हुआ है। इसे तत्काल उपचार के लिए पुलिस बल द्वारा अस्पताल ले जाया गया है, जहां इसको मृत घोषित किया गया है। और इसके भाई है वो भी घायल है, अनिल। और अभी यहाँ पर वादी परिवारजन थाने पे आकर तहरीर दे रहे हैं, जिसमें कि विधिक कार्रवाई और अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। अभी हमारे हिरासत में 4 लोग आ चुके हैं। रामपुर के थाना गंज क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब भूसे से भरा एक ट्रक मोड़ लेते समय अचानक अनियंत्रित हो गया और सामने चल रही बोलेरो कार पर पलट गया।
बताया जा रहा है कि कार विद्युत विभाग की थी। ट्रक के पलटते ही कार पूरी तरह उसके नीचे दब गई, जिससे चालक को बचने का कोई मौका नहीं मिला और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं ट्रक के पलटने से मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। थाना क्षेत्रगंज में पहाड़ी गेट के पास एक लोडेड ट्रक आ रहा था और उसी के साथ साथ एक बोलेरो थी। अचानक दुर्घटना के कारण ट्रक पूरी तरह बोलेरो पर गिर गया, जिसकी वजह से बोलेरो में जो चालक थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और इसके कारण यातायात बाधित हो गया है। अभी इंस्पेक्टर सिविल लाइंस कोतवाली और गंज सीओ सिटी तथा सीओ स्वार मौके पर उपस्थित हैं और यातायात को सामान्य कराया जा रहा है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका नाम फिरासत है, वो थाना क्षेत्रगंज के रहने वाले हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमाधोपुर के एक निजी ITI कॉलेज में आज भूतपूर्व सैनिकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें श्रीमाधोपुर और खंडेला क्षेत्र के 200 से अधिक भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सूबेदार बाबूलाल ने की, जबकि मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर भूलाराम आर्य रहे। बैठक में श्रीमाधोपुर में CSD कैंटीन न होने से सैनिकों को जरूरत का सामान लेने के लिए सीवर और नीम का थाना जाना पड़ता था, जिससे परेशानी होती थी। मौजूद नेताओं और सैनिकों ने उच्च अधिकारियों से शीघ्र श्रीमाधोपुर में CSD कैंटीन खोलने की मांग की है। बहुत सिंपल सा है, हम लोग हमारी जो कैंटीन डिपेंडेंसी है संस्कृत की, वो नीम का थाना डिपेंडेंट है। नीम का थाना हमारा जो जवान सबसे दूर है, वो करीबन 60-70 किलोमीटर के ऊपर उसका घर है और उनको 60-70 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर वापस आना, तो करीबन 120 से 140 किलोमीटर पड़ जाता है। उसके लिए बहुत दुविधा होती है और इस तरह से करीबन 8000 जवान डिपेंडेंट है। तो हमारी ये कोशिश है कि श्रीमाधोपुर के अंदर अगर ये कहीं घुस जाए तो श्रीमाधोपुर सेंट्रल लोकेटेड जगह है, उसकी वजह से उनको ये सुविधा नहीं होगी। मथुरा नौझील मार्ग पर सड़क किनारे अलाव ताप रहे 3 लोगों को कार सवार युवक ने कुचल दिया। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और कार चालक और कार की पहचान के लिए पुलिस CCTV कैमरे खंगाल रही है। तो एक्सपायर आया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था वहीं गांव में कहीं, और वो तो एक्सपायर आया रात यहाँ पे आते आते। क्या नाम है उसका? नाम है बनवारी लाल। 80 साल के, 60 साल के हैं करीब। खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की 4 शातिर गोकस बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक गोकस घायल हो गया। वहीं पुलिस ने इनके कब्जे से एक जिंदा प्रतिबंधित पशु, एक तमंचा, बाइक और उपकरण बरामद किए हैं। इन चारों शातिर गोकस पर विभिन्न थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये चारों लोग गोकसी करने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चारों गोकसों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में थाना गढ़मुक्तेश्वर की टीम चेकिंग कर रही थी, जब ये सूचना प्राप्त हुई कि अल्लाह पक्षपुर में ईख के खेत के पास में कुछ लोग गौकशी करने का प्रयास कर रहे हैं। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो इन लोगों ने एक राय होकर पुलिस टीम के ऊपर फायर किया, जिसमें बाद मुठभेड़ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अकिल पुत्र सलीम निवासी गढ़मुक्तेश्वर, नदीम पुत्र सलीम निवासी गढ़मुक्तेश्वर, जैद पुत्र ताहिर निवासी गढ़मुक्तेश्वर और अकबर पुत्र गफ्फार निवासी अमरोहा। इनके पास से एक जिंदा बैल, एक मोटरसाइकिल, रस्सी व गौकशी के उपकरण, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन जो घायल है आकिल, इनके पैर में गोली लगी है। इनको उपचार हेतु CHC रवाना कर दिया गया है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित।
कानपुर के हैलेट अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की एक बेहद गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां जूनियर डॉक्टर द्वारा एक जीवित मरीज को मृत घोषित करके उसकी पुलिस इंफॉर्मेशन संबंधित स्वरूप नगर थाने भेज दी गई। पोस्टमार्टम के लिए शव लेने जब पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पहुंची तो अस्पताल में मौजूद स्टाफ और पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। मरीज जिंदा था और सांस ले रहा था। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बता रहे हमारे संवाददाता। मेडिसिन विभाग के वार्ड नंबर 12 का है, जिसमें जो एक मरीज से संबंधित है उसका मामला जैसे ही प्रधानाचार्य महोदय के संज्ञान में आया, उनके द्वारा एक जांच कमेटी बनाने के लिए कहा गया है और जांच कमेटी जो भी अपना निर्णय देगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के हैलेट अस्पताल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों की लापरवाही से एक जीवित मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, उस मरीज के पोस्टमार्टम के लिए स्वरूप नगर थाने पुलिस इंफॉर्मेशन भी भेज दी गई। जब स्वरूप नगर थाने की पुलिस हैलेट हॉस्पिटल शव लेने पहुंची तो मरीज जीवित पाया गया। इस पूरे मामले के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने एक जांच कमेटी गठित की। उस जांच कमेटी ने एक जूनियर डॉक्टर समेत 2 अन्य जिम्मेदार स्टाफ को निलंबित कर दिया है। लेकिन एक सवाल अभी भी खड़ा होता है, क्या सरकारी अस्पतालों में मरीज सुरक्षित है? क्योंकि इस तरीके की घोर लापरवाही कहीं ना कहीं मरीज की जान के साथ खिलवाड़ भी बन सकती है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वाइड। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।